बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? आई होप कि आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे और काफ़ी आसान थे। आप उनको अगर नहीं है तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए। हमने पिछले लेक्चर्स में नॉन लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन के हवाले से बात की थी। उसमें हमने सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, देन हमने सेकेंड मेथड पढ़ा लीनियर इंटरपोलेशन, न्यूटन्स मेथड, उसके अलावा फिक्स पोजीशन अट्रेशन मेथड था, और फिर हमने क्वाड्रेटिक जो है अप्रॉक्सीमेशन के हवाले से म्यूलर्स मेथड को पढ़ा था, जिसमें आपने किसी भी टाइप की नॉन लीनियर इक्वेशंस को आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है, सो आपके ये जो नंबर्स हैं वो न्यूमेरिक में आएंगे, नंबर्स आएंगे एज अ रिज़ल्ट, जिसको आप ग्राफिकली जो है वो प्लॉट करके उसकी रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ में और जितनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेटेड जब आपके पास इक्वेशंस आती हैं तो आप उनके सोल्यूशन के लिए ये मेथड होते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का ये है कि ये हमेशा एक जो है ना डायनामिक सब्जेक्ट है। हमेशा हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि पहले से बेहतर कोई मेथड यूज़ करे। उसके लिए वो खुद ब खुद भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें इजाद करता रहता है, नई चीज़ें निकालता रहता है, नए मेथड्स बनाता रहता है, और ये पुराने मेथड्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं, यूज़ नहीं होते। लेकिन ये मेथड जो हमने पढ़े थे ये सब मेथड्स की बेस बनते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, इन्हीं को मिक्स करके इन्हीं में कुछ चेंजेस करके नए मेथड्स बनाए जाते हैं। तो आज जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखें, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो आप उसको बड़े आराम से जो है वो मैंने आपको क्रैमर रूल बताया था, बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से थ्री अननोन्स में थ्री अगर आपके पास इक्वेशंस है तो भी सॉल्व हो सकती हैं। 4 है, 5 है, तो भी मतलब मुश्किल होती जाती हैं बट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अननोन्स 100 हैं, आपके पास कोफिशिएंट्स भी से इक्वेशंस भी आपके पास 100 हैं, तो उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से इवन 50 तक भी हों तब भी मुश्किल है। तो उसके लिए फिर हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकली उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से करेंगे। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब सॉल्व करने लगेंगे तो हमें कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स वो मैट्रिसेस के भी पता होने चाहिए, उनके हवाले से भी हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम जो है वो किस तरीके से इसको लेके आगे चलते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास अननोन है उतनी इक्वेशंस होंगी, उनको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, और उसको न्यूमेरिकली आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अराइज इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, हीट ट्रांसफर, vibrations etc. The numerical integration of some types of ordinary and partial differential equation जो हैं वो भी हमारे पास जो हैं may be reduced to the solution of such a set of equations। ठीक है कि हम जब हम करेंगे, इसको भी करेंगे कि जब हम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की करते हैं या जिसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं न्यूमेरिकली, तो वो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। टू सॉल्व द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस आर रिक्वायर्ड। ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ठीक है कि आपकी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपको याद होगा हमने जो किया है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपके पास यहाँ पे एक कोफिशिएंट होगा, एक ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपके पास 4 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इसमें a जो है वो एलिमेंट है, और ये क्या है 1 और 1 इसका जो सबस्क्रिप्ट हैं वो क्या शो कर रहे हैं। पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो शो करता है कि आपकी फर्स्ट रो में है, सेकंड सबस्क्रिप्ट शो करता है कि फर्स्ट कॉलम में है। सो ये A11 का
क्या मतलब है कि ये जो आपका नंबर है या इसका एलिमेंट है मैट्रिक्स का, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये रोज हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर जो हैं वो कॉलम्स होते हैं। सो आपके पास ये जो है ये आपका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में है आपका कोएफिशिएंट, ठीक है, या आपका एलिमेंट। कोएफिशिएंट भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, दोनों आप कह सकते हो, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ये आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है ये ए जो है 2 1, अब ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, और इसी तरह से ये जो है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी इक्वेशन को ले लें, किसी भी मैट्रिक्स को ले लें, किसी ये आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम 2 by 2 मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको ले लूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपकी जो है मैट्रिक्स अब 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई, और इसके ये कोई भी कोएफिशिएंट्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी जो हैं वो इसमें ये एस की वैल्यूज हो सकती हैं। सो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, in which not only the value of the number is important, ठीक है, कि उसकी जो नंबर्स हैं एज हैं इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बट आल्सो इट्स पोजीशन इन द अरे, ठीक है। आपने अभी देखा कि इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम इसको आपस में स्वैप नहीं कर सकते, हम रैंडमली नहीं लिख सकते, बल्कि इसकी पोजीशन यही रहेगी, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट होगा। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर हमें पूरी की पूरी रो इंटरचेंज करनी पड़ेगी या पूरे का पूरा कॉलम इंटरचेंज करने पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंटली किसी एलिमेंट को इधर उधर मूव नहीं कर सकते जो हमें गिवन होता है। सो हम ये कहते हैं कि ओनली द नंबर वैल्यू ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट आल्सो इट्स पोजीशन इन द अरे इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ इट्स रोज एंड द कॉलम्स डिस्क्राइब द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि 2 by 2 की मैट्रिक्स मैंने लिख के बताई, 3 by 3 की मैट्रिक्स लिख के बताई। सो द नंबर ऑफ इट्स रोज एंड कॉलम्स डिस्क्राइब द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ n रोज एंड m कॉलम्स इज सेड टू बी n by m मैट्रिक्स, ठीक है। और n by m मैट्रिक्स किस तरह है कि आपके पास n रोज हैं, ठीक है, और m कॉलम्स हैं। तो n आपकी रोज कैसे होंगी, हॉरिजॉन्टल जितनी भी हैं वो रोज होंगी, और परपेंडिकुलर जो हैं वो इसके कॉलम्स होंगे। सो आपके पास जो मैट्रिक्स है n रोज और m कॉलम्स वाली, उसमें हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, और इसी तरह से फर्स्ट रो और m जो है कॉलम है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो mth कॉलम, ठीक है। तो आपके पास ये m कॉलम्स हैं, तो ये आपकी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के इतने एलिमेंट्स हो गए। फिर आपके पास सेकंड रो आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो का mth कॉलम, ठीक है। इसी तरह से हम चलते जाएंगे, थर्ड रो है, इसके एलिमेंट्स हैं। फिर आपके पास जो है लास्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स की जो रोज हैं दे आर n, सो ये nth रो है, बीच में मैंने डॉट्स लगा दिए कि आप इस तरह चलते जाएं। n कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 10, इट कैन बी 5, इट कैन बी 3, इट कैन बी 100, कोई भी नंबर हो सकता है। सो हमारे पास ये nth रो है, फर्स्ट कॉलम है इसका, nth रो का सेकंड कॉलम है, nth रो का थर्ड कॉलम है, और nth रो का mth कॉलम है। सो दिस इज योर मैट्रिक्स। ये जो हमने n by m मैट्रिक्स की बात की, तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारी इस फॉर्म में लिखी जानी है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने इसके जो सब्सक्रिप्ट हैं इनको कोई भी डमी इंडेक्स बता दिए, ठीक है। डमी इंडेक्स i और j हम कर लिए, लेकिन क्या है कि i की भी एक वैल्यू है और j की भी एक वैल्यू है। मैंने आपको बताया कि इसका पहला सब्सक्रिप्ट जो है उसकी रो को शो कर रहा है, सेकंड सब्सक्रिप्ट जो है उसके कॉलम को शो कर रहा है। तो i जो है वो उसका रोज को शो करेगा, j जो है उसके कॉलम्स को शो करेगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ कि i जो है कितनी रोज हैं, 1 से n तक हैं। सो इस i जो वेरी कर रहा है वो 1 2 3 अप टू n है। इसी तरह से j जो है वो वेरी कर रहा है 1 से, ये कॉलम्स को शो कर रहा है, सो इट्स वेरिंग फ्रॉम
1 2 3 4 5 6 7 m तक। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है, आप इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर जो है वो m बाई n मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी n बाई m मैट्रिक्स है, और n बाई m मैट्रिक्स में n कोई भी नंबर हो सकता है, m कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, ठीक है। इसमें आप ये आपकी एक रेक्टेंगुलर जो है वो अरे है, लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, n और m दोनों बराबर हो जाएं, तो तब क्या है, तब ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, कि आपके दोनों रोज और कॉलम दोनों बराबर हो गए, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज में बी एडिड, ठीक है। जब आपने ऐड करना है दो मैट्रिसेस को, तो उन दोनों का सेम साइज होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दोनों मैट्रिसेस के बराबर होने चाहिए, ठीक है। या आपने ऐड करना है या आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी है। सो द सम ए इज, अब इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा कि आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू n और j वेरीज फ्रॉम 1 टू m, तो इसी तरह हम बी को भी लेंगे और बी के भी वही उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। तो आपके पास जो सी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी एक सी मैट्रिक्स हमने बनाई जो कि दोनों का सम है या दोनों की को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके दोनों का डिफरेंस है या दोनों का सम है, वो सी मैट्रिक्स आपको मिलती है। अगर दोनों का सम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों का डिफरेंस है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस आपको मैट्रिक्स दे देगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स 4 -2 -4 -2.5 3 और 0, इसके एलिमेंट्स ये हैं। ये आपकी देखिए कि 1 2 3 3 रोज हैं और इसी तरह से इसके 2 कॉलम्स हैं। सो ये 3/2 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 2 -6 4 -4 और 3, तो आप देखिए कि यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 रोज हैं और आपके पास 2 कॉलम्स हैं। सो आपके पास मैट्रिक्स ए के भी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, बी के भी 3 रोज और 2 कॉलम है। सो वी कैन ऐड these two matrices and we can subtract these two matrices, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि A जो है वो 3/2 की मैट्रिक्स है, B भी 3/2 की मैट्रिक्स है। सो their sum C is also 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। और हमारे पास जो है वो C जो है वो A प्लस B विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कि A प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये करस्पॉन्डिंग है A11, अगर मैं इसको देखूं तो ये A11 है, A12 है, ठीक है। इसके क्या है, इसको मैं कह देती हूँ B11 और B12, इसके एलिमेंट्स B's हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A11 प्लस B11, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1, ठीक है। इस A12 और B12 करस्पॉन्डिंग ये है -2 + 5। इसी तरह से इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, ये है A21 और B21, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा -4 + 2 और यहाँ पे इसका जो है A22 और B22, तो ये आपके पास आ जाएगा -2.5 और -6, ठीक है। और थर्ड जो है A31 और B31 जो है वो 3 + 4 है और इसी तरह से आपके पास 0 और +3 है, तो ये आपके पास 0 + 0 + 3। तो आप देखिए कि जो C के एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी वही हैं कि ये C11 C12 C21 C22 C31 C32, तो आपके पास जो है मैट्रिक्स का जो सम आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 और 3 -2 और -8.5 और 7 और 3, तो ये आपकी जो है मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ऐड होके नई मैट्रिक्स बन गई।
अब इसकी एडिशन जो थी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है तो हमारे पास दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसी तरह से डिफरेंस जो है दोनों मैट्रिसेस का, डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूं तो क्या है कि ये मेरे पास, फिर मैं इस मैट्रिक्स को करूंगी और मैंने वही करना है कि मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लेना है। सो यहाँ पे क्या है, ये A11 A12 B11 B12 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब मैं करूंगी तो मैं A11 को B11 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो क्या है, दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -2 -5, ठीक है। फिर आप देखिए इसके 4 -2 और -4 -2 है, फिर आपके पास है -2.5 और -6, ठीक है। और इसी तरह से 3 -4 एंड 0.0 -3। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो आपके पास क्या आ गई, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये है 3 -7 -6 और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो जब इसमें से हम करेंगे तो दैट विल बी 3.5, ठीक है। आप देखिए ना 6.0 है और इसमें से आपने 2.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 3.5 आ गया, और क्योंकि जो लार्जर नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है सो हमारे पास ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से आपके पास -1 आ गया और यहाँ -3, तो आपके पास डिफरेंस मैट्रिक्स जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ गई, और इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, और इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वही हैं जो एक मैट्रिक्स के हैं और जो बी मैट्रिक्स के हैं। सो द करस्पॉन्डिंग जो है वो अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ऑर्डर की हों, तब आप जो है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Multiplication of two matrices is defined when the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ठीक है। क्या है कि अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हों, लेट अस से कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, चले मैं यहीं तक ले लेती हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 A33 और एक और एलिमेंट ले लेते हैं 41 42 43, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है। हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। चलें हम पहले तो ये इसकी ये रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं। इसके एलिमेंट है B11 B12 B13 और इसको कर देते हैं B14, ठीक है। B21 B22 B23 B24 B31 B32 B33 एंड B34। आपके पास ये है, हमने कहा कि टू मैट्रिसेस आर डिफाइंड व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज डिफाइंड व्हेन द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स ये है, ठीक है, हम इसकी रोज इतनी हैं। अब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्यों रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह ये है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए बी जो है मैट्रिक्स, ठीक है, वो कैसे आती है, वो आती है कि हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा जैसे पहले बताया मैंने कि सबस्क्रिप्ट आपकी होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A11। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स है वो आपको तब वो एलिमेंट देगी कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के
एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। क्या है कि हम ये करेंगे कि A11 को उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो B11 है, ठीक है, प्लस करेंगे हम इसका सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट या फर्स्ट रो का और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A12 B21 प्लस इसी तरह से A13 B31। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके पास क्या है कि आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके पास आपका जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है ये जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। लेट अस से मैं इसको कह देती हूँ C, तो ये एलिमेंट तो C11 होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद हमारी फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। ठीक है, तो आपके पास क्या है एलिमेंट्स, आप देखिए कि आपके पास ये जो एलिमेंट आया ये आपकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। सो मैं इसको C फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C इससे डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33 और एक और इससे आगे एलिमेंट जाएगा जो कि फर्स्ट रो को हम फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप सेकंड रो में आप आएंगे तो इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये C21 आ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपके पास C22 आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम में C23 आ जाएगा और सेकंड रो फोर्थ कॉलम में C24 आ जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड कॉलम के साथ करें तो ये नंबर रो और कॉलम, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो आप ये देखिए कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रो के हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपकी सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, तभी करस्पॉन्डिंग जो है वो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर इसकी आप रोज ज़्यादा हो जाएं तो हम इसके पास हमारे पास कॉलम्स 3 हैं तो हम जो आखिरी वाला एलिमेंट होगा उसको कहाँ छोड़ेंगे। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले के जितने भी कॉलम हैं उस सेकंड मैट्रिक्स के उतने रोज होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये जो है ये एक मैट्रिक्स जो आ जाएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में होगी। सो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है जो कि 3/4 की मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो B है जो 4/5 की मैट्रिक्स है, तो क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि इसके कॉलम्स हैं और इसकी रोज बराबर हैं, सो ये जो है ये हम इनको कन्फॉर्मल हैं, ये हम इनको मल्टीप्लिकेशन हम इनको कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी C, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/5। ठीक है, कि आपके पास मल्टीप्लाई आप कर लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या है अल्टीमेटली 3/5 की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो ये आपके पास क्या था कि आपके पास जो है नंबर ऑफ कॉलम्स और मल्टीप्लाइड बाय रोज में आ गया। तो आपने यहाँ से आप देखिए कि आपके पास जो है पहली जो है ये मल्टीप्लाई हुई, इसमें 1 2 3 4 कॉलम्स इसमें आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक जो छोड़ दिया वो भी C14 होना चाहिए, तो 4 आपके पास यहाँ कॉलम्स आ गए। और फिर अगर हम देखें तो फर्स्ट रो के साथ
फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट रो के साथ आपके पास ये हो गया, सेकंड के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में भी आपके पास रो आई और 4 कॉलम्स आ गए, थर्ड में भी आपके थर्ड रो आई और 4 कॉलम आ गए, फोर्थ में भी आपके फोर्थ रो आई और फोर्थ कॉलम आ गए। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो थी ये थी 4 रोज 3 कॉलम्स और दूसरी जो थी वो 3 कॉलम्स और 4 रो। तो आपके पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आया वो ए बी मैट्रिक्स जो है वो 4x4 की मैट्रिक्स आपको मिली। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कहा कि अगर इनकी चेंज है तो ये इनके पहली के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। When a n by m matrix and b an m by r matrix, वही बात मैंने की कि जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स a मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज b कॉलम b मैट्रिक्स की बराबर होंगी तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, n और r कोई भी हो सकते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं दे कैन बी मल्टीप्लाइड। सिंपल ये है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्या है, ये टाइपिंग में छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में आपको बताऊं कि ये ए मैट्रिक्स जो है इसका ये एलिमेंट है A11, A12, A13, A1m, क्योंकि ये आपके पास m कॉलम्स हैं, फिर A21, A22, A23, A2m। ठीक है, और इसी तरह से ये लास्ट में जो है इसका वो n है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इसकी n है। सो ये n1, an1, an2, an3, anm हो गया, इसका ऑर्डर जो है वो nm है। इसका मैट्रिक्स में ये mth रो है, मैट्रिक्स का ये लास्ट एलिमेंट जो है वो आपकी nth रो है और mth कॉलम है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स जो है वो m by r है। सो इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ रोज m है, A11, A21, A22, A21, A31, AM1। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कॉलम में होगा A12, A22, A32 और इसी तरह से AM2, और ये लास्ट जो एलिमेंट है ये आपके जो है वो mth रो है और r कॉलम है। ठीक है, rth कॉलम है। सो ये BMR हो जाएगा। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस जो हैं वो सिंपल मैट्रिसेस किस तरह से आ जाएंगी कि आपके पास जो है वो ए बी मैट्रिक्स जो है अगर आप देखें तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बड़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, इसीलिए मैंने इसको छोटा लिखा था लेकिन ये बहुत ही छोटा हो गया। सो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ठीक है, और ये सारा इसी तरह चलता जाएगा। तो A1m यहाँ प्लस है, A1m BM1। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए कि ये जो सबस्क्रिप्ट है सेकंड वाला ए में और जो बी का पहला है ये दोनों सेम हैं और देन दोनों के दोनों जो हैं वो बराबर में एक तरह से कहना चाहिए कि कैंसिल आउट होते जाते हैं। एक समझने के लिए ये है कि 1 1 2 2 3 3 mm, लेकिन क्या है कि ये आपकी नई मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। सो आपके फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है। सो इसको हम अगर हम सी लिखें तो ये 1 1 का आता है। तो ये 1 1 जो इसके अंदर 2 2 है 3 3 है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो कॉमन जो है जो सब में 1 और 1 है, ये आपका इसी तरह से आता है। इसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड रो से, तो मैं यहाँ तक करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी जगह मेरे पास है नहीं। तो A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, और ये इसी तरह से जाके तो A1m BM2। ठीक है, ये वाला एलिमेंट।
तो ये आप देखिए कि फिर अगेन यहाँ पे 1 1 सेंटर वाले जो सबस्क्रिप्ट हैं 1 1 2 2 3 3 mm, लेकिन क्या है जो आपके आउटर सबस्क्रिप्ट हैं ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 1 2 है, ये 1 2 है। सो ये जो एलिमेंट है दिस इज 1 2 एलिमेंट। सो आप ये जब मल्टीप्लाई करें तो ये इसको अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। सो इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपके पास जो है वो लास्ट में आपके पास इसकी जो है फर्स्ट रो और इसका जो है आरत कॉलम जो है वो आपके पास आएगा, तो आपके पास C1R आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो और आरत कॉलम इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। इसी तरह से आप फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम वो करेंगे तो आपके पास सेकंड रो जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये इसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक और दफ़ा एक रो और भी लिख देती हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31 प्लस ए, यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है N2, तो N2 सॉरी इसको मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ तो ये है 2N सेकंड रो और लास्ट जो है B वो M1 है और यहाँ लास्ट जो है 2M है। ठीक है, तो आपके पास अब देखिए कि ये 2 1 और ये जो सेंटर वाले हैं 1 1 2 2 3 3 और mm, लेकिन जो है ये सब में जो कॉमन है वो 2 1 2 1 2 1 2 1 है, तो ये आपका जो एलिमेंट है दिस इज C21। इसी तरह से जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आ जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32 प्लस A2M BM2। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि ये 2 2 जो हैं सब में कॉमन हैं, अदरवाइज सेंटर वाले 1 1 2 2 3 3 और mm हैं, लेकिन ये कॉमन है। सो दिस इज द एलिमेंट विच हैज़ द सबस्क्रिप्ट 2 और 2। ठीक है, इसी तरह से हम अगर चलते जाएं तो ये C2R हो जाएगा और फिर अगर इसको चलते जाएं तो हमारे पास ये जो है ये आपके पास nth रो है तो ये N1 हो जाएगा। इसी तरह से CN2 और आपके पास जो है वो CNR जो है वो आपके पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। सो जो इसका ऑर्डर बनता है इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई हो रही है वो आपके पास N/R हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। इफ A is n by m, we must have m rows। ठीक है, कि इसकी जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इसके जो कॉलम्स हैं m, तो आपकी दूसरी मैट्रिक्स को m रोज होनी चाहिए और else they are said to be non-conformable for multiplication। कि आपके पास अगर इसकी नंबर ऑफ जो हैं कॉलम्स पहली के दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं तब तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज ये नॉन कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास एक रो दूसरे मैट्रिक्स में ज़्यादा हो जाए तो हम उस के एलिमेंट को क्या करेंगे, हमारे पास वो चीज़ प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, कि जनरली ऐसे नहीं है। अभी हमने जो किया था, देखिए हमने आपको अभी बताया कि आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, फर्ज करें कि ए जो है वो 3/4 की मैट्रिक्स है और बी जो है वो आपकी मैट्रिक्स है 4/3
5 की, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास ए बी का प्रोडक्ट जो आएगा वो 3/5 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको बी ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बी ए को, तो क्या है कि बी का जो ऑर्डर है वो 3/5 है और दूसरी का जो ऑर्डर है वो है 3/4। अब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। सो ये ऐसे नहीं हो सकता। सो आपके पास ये मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो गई, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हुई। सो हम कहते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। और इनका ऑर्डर और हो सकता है, अगर फर्ज करें कि हमारे पास ए जो था वो 3/4 था और बी जो था वो 4/3 था, तो देन ए बी का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 3/4। इसकी मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ इसकी जो है कॉलम्स 4 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज ये हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 3 हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स जो है वो बनती है। और अगर हम बी ए लें तो फिर क्या है, आप देखिए कि बी ए के 4/3 मैट्रिक्स ये थी और फिर दूसरी मैट्रिक्स क्या थी, वो 3/4 थी। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स बनती है। सो आपके पास इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 4/4 है, तो आपकी ये दोनों मैट्रिसेस भी बराबर नहीं है। सो नॉर्मली जो है, इन जनरल जो है वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसकी रीज़न जो थी वो ये थी कि आपके पास, और हो सकता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उस तरीके से चेंज हो जाए। सो ये जनरली ऐसे ट्रू नहीं होता। सो हम ये ऐसे इसके ऑर्डर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे, इसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे। सो द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सपोज दैट a इज इक्वल टू 3 7 3 -7 3 2, फिर सेकेंड रो में है -6 3 2 1 एलिमेंट्स हैं इसके। फिर थर्ड रो में है -1 -3 5 और 4, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स आपकी 3/4 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हमारे पास बी की हम देखें तो 3 -7 1, सेकेंड रो है -6 3 2, फिर आपकी -1 है -3 5, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 6 3 एंड 2, और ये आपकी फोर्थ रो के एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे आपके पास ए जो है वो 3 रोज हैं, तो 3/4 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 4/3 की मैट्रिक्स ये आ गई। सो हम इसका मल्टीप्लिकेशन जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ए स्टेरिक बी जो है वो दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 3 मैं ऐसे लिख लेती हूँ, फिर प्लस -7 × -6, ठीक है, सेकंड एलिमेंट सेकंड इधर से, और फिर +3 × -1 एंड +2 × 6। ये आपका फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हो जाता है 3 -7, और फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है +-7 3 प्लस फिर 3 और -3 3 -3 और +2 और 3 2 × 3, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एलिमेंट्स इस तरह से लिख देती हूँ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे चले, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि एनीवे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है -6 3 + 3
-6 + 2 -1 + 1 6. Second row, second column, that is -6 -7 + 3 3 + 2 -3 और यहाँ पे 1 और 3। इसी तरह से जो नेक्स्ट कॉलम है अगर हम उसको देखें तो ये भी इसी तरीके से आपके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो इसमें नेक्स्ट वाला कंपोनेंट आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये -1 3 प्लस -3 -6 प्लस 5 -1 प्लस 4 6। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा -1 -7 प्लस -3 3 प्लस 5 -3 प्लस 4 इंटू 3 और इसी तरीके से थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड उसकी वैल्यू आ जाएंगी। सो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो है ये थी 3 रोज थी 4 कॉलम्स थे और 3 ये इसकी 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है 3 बाई 3 की आई। आप देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट मैंने नहीं लिखा, ये आप बेहतर है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद कीजिए कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है अगर मैं इसको करूँ तो अब मेरे पास क्या है 3 3s are 9 माइनस और माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा 7 6 are 42 -3 प्लस 12। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है -21 -9 प्लस 6। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट आएगा, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है -12 -18 -2 प्लस 6 ये आ गया। फिर 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 3s are 9 -6 प्लस 3 और इसी तरह से आपके पास है -3 प्लस 18 -5 प्लस 24 और ये है 7 -9 -15 प्लस 12 और इसी तरह से आपके पास एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा आएगा तीसरा आएगा। सो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये नंबर्स आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे करें तो ये आपके पास है 9 और 9 18 और 42 दैट इज 60। ठीक है, तो आपके पास जो पहला है एलिमेंट वो 60 आ गया। फिर 22 21 21 42 हो गया 42 और 42 और 3 45 तो -45 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह 18 36 और 36 में से ये 32 हो जाएगा -32। ठीक है, प्लस 4 है तो 32 हो जाएगा 42 और 6 ये है 3 और 3 6 और 48। ठीक, फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये आपके पास है -8 और 10 और 20 और ये 34 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है कि 6 और 1 और 2 13 और इसके साथ एक एक एलिमेंट जो मैंने नहीं कैलकुलेट किया वो आपके पास आ जाएंगे।
सो हमारे पास जो है, मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ मैंने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं। -3, यहाँ से -3 आ जाएगा, -12 और -3, ठीक है, -3 और -12 है, -12 और ये मैंने गलत किया है, मुझे यही डाउट था कि मैं गलती तो नहीं कर रही। -2 और -17 और 5 और 3 और 5, -5। तो हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर, हम दो मैट्रिसेस को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास जो है, इसी तरह से अगर हम इसका b बाय a लें तो आप देखिए कि हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स किस तरह से आएगी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ करेंगे तो इसके नंबर ऑफ जो हैं, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। सो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो वो हमारे जो हैं डिफरेंट होंगे। इसमें मैं आपको एक रो इसमें करके या एक कॉलम करके बता देती हूँ। अगर आप b मल्टीप्लाइड बाय a करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास क्या आएगा, b बाय a जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो है तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट रो का इसके साथ कॉलम के साथ है प्लस -7 -6, ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लास्ट जो है +1 -1, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अगर हम इसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। सो मैं इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो को -6 को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 प्लस फर्स्ट रो सेकंड रो है 3 -6 प्लस 2 और -1। इसी तरह से इसकी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनेगा। सो मैं इसको -1 3 प्लस -3 -6 प्लस 5 और -1। इसी तरह से फोर्थ रो को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट कॉलम के साथ तो मेरा फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा। सो दैट विल बी 6 3 प्लस 3 -6 प्लस 2 और -1, ठीक है। और इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स को भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसके मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपको लिख के बता देती हूँ। तो दिस इज 3 3s are 9 प्लस 42 -1, फिर ये है -18 -18 -2 -3 प्लस 18 -5 और ये है 18 -18 -2 और इसी तरह से बाकी एलिमेंट। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे पिछली जो मैट्रिक्स थी उसमें आपके पास रोज जो थी वो 3 थी, यहाँ आपके पास रोज जो हैं 4 आ गई। इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। सो आपके पास जो बी ए है मैट्रिक्स उसके कंपोनेंट आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन आपको जो है मैट्रिसेस की मैंने जनरल बता दी, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सीखेंगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई गड़बड़ कर देंगे। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एग्जांपल लीजिए, कुछ मैट्रिसेस लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनको जो है वो ए बी कैलकुलेट कीजिए, बी ए कैलकुलेट कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आप किस तरह से, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से जो नई मैट्रिक्स बन रही है
मल्टीप्लाई होने के बाद उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कैसे हम कल देख रहे थे, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम या इस तरह से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हम किस तरह से देख रहे थे, तो वो हमने ए और बी की फॉर्म में लिख के आपको बताया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। सिंस ए इज 3/4 एंड बी इज 4/3, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रोडक्ट इज 3/3। ए बी ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो है वो दैट इज 3/3। व्हेन वी फॉर्म द प्रोडक्ट बी multiplied by A, it is 4/4. Observe that not only is AB is not equal to BA, AB and BA are not even of the same size. ठीक है कि सेम साइज के भी नहीं है। अच्छा, इस तरह से अभी हम कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिसेस की वो देख लेते हैं कि if K is a scalar then if C is equal to K times A, मैट्रिक्स A है उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट जो है इसका मैट्रिक्स सी का, कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है सी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, ए इक्वल टू ए इज एनी 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है, तो जो सी मैट्रिक्स होगी और के जो है कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है, तो जब के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर एलिमेंट जो है वो के से मल्टीप्लाई होगा और उसका ऑर्डर भी 3/4 ही होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं CIJ, ठीक है, ये है। अब कोई भी ऑर्डर हो, सी लेट अस से कि हमारे पास सी जो मैट्रिक्स है वो है m/n मैट्रिक्स, ठीक है, तो I जो है वो नंबर ऑफ रोज है, तो I हम किस तरह से लिखेंगे, I वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू m नंबर ऑफ रोज, j जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये यहाँ तक होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये इसका हर एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, तो उसके हर एलिमेंट जो CIJ है उसको उसके A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, उसी एलिमेंट के साथ, उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर आपके पास फर्ज करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, हम A लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिख लें, 3 4 2 1 3 2 7 8 9 1 2 1, ये कोई भी मैट्रिक्स है जो कि जिसकी नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट अस से मैं सी मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि है 5A, ठीक है। तो क्या होगा कि 5A कौन सी सी मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी बनेगी, दैट इज मैं इसको 5 को हर इससे मल्टीप्लाई करूं, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 15 10 35 40 45 5 10 5। तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सी के वो ये हैं, ठीक है। सो आपके पास हर एलिमेंट जो है उसके साथ आप के को मल्टीप्लाई करोगे। द मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम n और m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर 1 है इन साइज इज टर्म्ड एज कॉलम वेक्टर, ठीक है, कि आपके पास एक कॉलम है और उसके पास n रोज हैं। सो हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में A ले लेती हूँ और उसके पास नंबर ऑफ रोज हैं, कोई भी नंबर ऑफ रोज हैं, तो A11 A21 A31 और इसी तरह से AN1, और इसके पास एक ही कॉलम है, तो दिस इज नोन एज द कॉलम वेक्टर, ठीक है, कि आपके पास ये एक जो है मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो n हैं, तो इसको हम कॉलम वेक्टर कहेंगे। एंड वन ऑफ ओनली वन रो, ठीक है, कि जिसका साइज जो है वो सिर्फ एक रो हो, कि आपके पास कोई भी है, रो एक है, B11 B12 B13 और ये कोई भी B1m है, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है और सॉरी इसकी m कॉलम्स हैं और एक ही रो है, ठीक है, जिसकी एक रो है और m कॉलम्स हैं, उस मैट्रिक्स को हम जो है वो रो वेक्टर कहते हैं, ठीक है।
अगर ये है तो ये एक रो है तो रो वेक्टर कहलाएगी, एक कॉलम है तो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। नॉर्मली टर्म वेक्टर इज यूज्ड फॉर द कॉलम वेक्टर। सिर्फ हम जब वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो वेक्टर में हमेशा हमारे पास एक कॉलम होता है, हम उसको वेक्टर कहते हैं। जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो दैट इज नॉट ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म है, लेकिन उसमें या एक रो होगी या एक कॉलम होगा। तो हमारे पास रो वेक्टर होता है और कॉलम वेक्टर होता है। कॉलम वेक्टर को नॉर्मली हम कॉलम हटा देते हैं और वेक्टर के साथ करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसका अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर का ट्रांसपोज जो है दैट विल बी अ रो वेक्टर, या रो वेक्टर का ट्रांसपोज होगा तो वो कॉलम वेक्टर बन जाएगा। ये अभी हम डेफिनेशन में देख लेंगे। Therefore the set of n linear equations in m unknowns जो हैं वो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास, हमने तो ये मैट्रिसेस की बात कर ली, ठीक है, तो अब क्या है कि हम इनको सेट ऑफ n लीनियर इक्वेशंस जो हैं m अननोन्स में हम इस तरह से लिखेंगे कि ये कोफिशिएंट है, फर्स्ट जो है अननोन का कोफिशिएंट जो है हमने a11 लिखा, a1, और सेकंड जो है इसका कोफिशिएंट a12 x2 हो गया, a13 x3 हो गया, प्लस a14 x4 प्लस जो है चलते चले जाएं तो आपके पास जो है m अननोन्स हैं, तो xm जो है a1m इक्वल टू, अगर ये b1, ठीक है, तो b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इसको नॉन होमोजीनियस इस इक्वेशन को बना रही है कि अगर b 0 होगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास m अननोन्स है, m कोई भी नंबर हो सकता है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 200 है, 1000 है, कुछ भी हो सकता है। सो ये आपके पास जो है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने सारे अननोन्स हैं और हमारे पास एक इक्वेशन है। सो टू गेट द यूनिक सोल्यूशन हमारे पास इतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होनी चाहिए। सो हम इस सिस्टम को यूँ लिखते हैं 2 1 x1, ये सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन है आपकी, ठीक है, x2 a23 x3 प्लस इसी तरह से a2m xm इक्वल टू b2, a31 x3 a32 x2 a33 x3, और ये आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन जो है a3m, इसका लास्ट एलिमेंट वो है, दिस इज इक्वल टू b3, ठीक है। इसी तरह से हम nth जो है, n लीनियर इक्वेशंस है, nth जो है इक्वेशन को हम लिखते हैं, उसके कोएफिशिएंट भी ऐसे हैं। अगर हम को लिखना चाहें तो a1 a2 a3 कर लें, b1 b2 b3 कर लें, c1 c2 c3 कर लें, कोएफिशिएंट्स को हम लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम अपने इजी वे ढूंढेंगे। अगर हम वो सब इस तरह से सिंबल a और एक फर्स्ट रो में ए कर लें, दूसरे में बी कर लें, तीसरे में सी कर लें, तो हमें प्रोग्रामिंग में बहुत मुश्किल होगी। अब तो आप देखिए ना कि हम जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, हम उसको सिर्फ ए आई जे के फॉर्म में उसके कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, उसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम ये लिखेंगे तो हम इसको बहुत आसान बना देंगे और हम इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन, चाहे वो 100 बाय 100 की हो, 1000 बाय 1000 की हो, 100,000 बाय 100,000 की हो, हम उसको एक दो टर्म्स के साथ पूरी की पूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम देखने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप देखिए कि हमने इस सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन m अननोन जो हैं वो इस तरह से हमने लिखा है a n m, ये इसका लास्ट कोएफिशिएंट है, nth रो है, mth कॉलम है, और ये आपके पास bn आ गया। तो इसको दिस कैन बी मोर सिंपली इन मैट्रिक्स नोटेशन। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास ax इक्वल टू b, ठीक है, ये a मैट्रिक्स है, x जो है आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं और b जो है वो आपके पास इस साइड पे जो मैट्रिक्स है। अब ये देखिए कि ये b1 b2 b3 अगर सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं तो आपकी इक्वेशंस जो हैं होमोजीनियस बन जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये हम अभी फिर दोबारा से इसका जिक्र करेंगे। हम यहाँ सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि आपके पास इस सिस्टम को हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं जहाँ पे a जो है वो आपके पास ये मैट्रिक्स है, n बाय m मैट्रिक्स है, आपके पास x जो है एक कॉलम वेक्टर है या खाली वेक्टर आपने कह लें, और b जो है वो आपके पास फिर जो है वो एक वेक्टर है।
अब ये देखिए कि अगर हम a को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास ए एक्स का जो है ना पहला जो है वो अगर मैं इसको कह दूं, इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर इनको मैं सी से शो कर दूं तो C11 जो है वो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से C11 आ जाएगा। फिर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो C21 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो आपकी उस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉलम 1 रहा, आपकी रो जो है वो थर्ड हो गई। फिर ये जो लास्ट वाला है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास जो है वो nth जो है वो एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम का nth जो है वो एलिमेंट होगा। और दिस विल बी इक्वल टू B1 B2 B3। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग आप लेंगे तो ये आपके पास यही इक्वेशंस बन जाती हैं जो हम ऊपर देख रहे हैं। सो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बड़े आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, आप देखिए कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इन दो को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है 1 4 प्लस 3 2 प्लस 2 3। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये जो चीज़ है वो ये आ गई। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 6, तो ये है 12 एंड दिस इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास सिर्फ एक नंबर है। जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से कि फर्स्ट जो है मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स आई है उसके पास 3 कॉलम्स हैं और एक सिंगल रो है, तो ये आपका रो वेक्टर है। और दूसरी जो है वो 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो ये आपका कॉलम वेक्टर है। तो जब आपने रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आया जो कि 16 है। ठीक है, गिव्स अ मैट्रिक्स ऑफ 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, एक नंबर है तो ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से इसके अगर मैट्रिक्स के अंदर ही लिखना चाहें तो ये, तो अब क्योंकि एक ही एक एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो दिस गिव्स यू 1 row and 1 column. The result is the pure number, a scalar. This product is called the scalar product of the vector. ठीक है, हम इसको क्योंकि नंबर हमें मिला, स्केलर नंबर मिला, सो वी कॉल इट एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स थे ना, एक रो वेक्टर है एक कॉलम वेक्टर है, उन दोनों को प्रोडक्ट लिया तो वी obtain a scalar number, so it's a scalar product of the vectors and also called the inner product। ठीक है, इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इनको हम रिवर्स कर लेते हैं जो हमारे पास इस तरह से आएंगे। तो फिर क्या होगा, अब रिवर्स किया तो हमने इसका ये कॉलम वेक्टर है इसको मल्टीप्लाई करें हम रो वेक्टर से, तो हमारे पास क्या आएगा, आप देखिए कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम क्या है 4 1, first row with second column, first row with third column, इसी तरह second row with first column, second row with second column, second row with third column, फिर third row with first column, third row with second column और third row with third column। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 12 8 2 6 4 3 9 6, तो आपके पास ये पूरी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, 3 by 3 की पूरी मैट्रिक्स आ गई। तो इस प्रोडक्ट
ये आपने देखा कि हमने ऑर्डर चेंज किया तो वही वाली बात जो हमने पहले की थी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हों तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द आउटर प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा इनर प्रोडक्ट था, हमें स्केलर मिल गया था, लेकिन अभी हमें एक पूरी मैट्रिक्स मिल गई है। सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द आउटर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इस टाइप के जो है ना हम टेंसर्स इसी से मिलते हैं हमें। अभी आप शायद टेंसर का नाम नहीं आपको पता है, इसलिए मैं इसको मजीद आपको डिटेल नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन में इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो, क्या है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A14, चलें यहीं तक ले लेते हैं, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल, डायगोनल का क्या मतलब है कि जो इसके आप देखें ना, कोई भी आप लेते हैं तो उसका डायगोनल जो होता है, उसके जो कोई फिगर ले लें तो हम उसका डायगोनल कैसे ड्रा करते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स हैं वहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ये डायगोनल। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? जो इसके सेंटर में A11, A22, A33, A44, ये एलिमेंट्स जो हैं वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो, अबव द डायगोनल कि ये वाले सारे एलिमेंट जो हैं, ये वाले अगर ये सारे के सारे ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी और ये भी, तो आपके पास ये कि जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। क्योंकि देखिए आपकी मैट्रिक्स की शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगल बन रही है, जिसके लोअर एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। कोई बीच में ज़ीरो हो भी सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं हैं। सो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसके अपोजिट हो जाए कि उसके लोअर जो हैं एलिमेंट्स डायगोनल से सारे ज़ीरो हो जाएं, तो फिर हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज तक मेरा ख्याल है ये हमें थोड़ा यहाँ तक आज का लेक्चर जो है इसको ख़त्म करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने आई होप कि पहले भी पढ़ी हुई थी मैट्रिसेस के हवाले से, लेकिन क्योंकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये मैट्रिसेस की जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि आपको आइडिया हो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है। इसी तरीके से ताकि हम जब सॉल्व करने लगे तो हम इसको अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से एक अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकें और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।